हाय गाइस, वेलकम टू अंडर कोडिंग। आज का डीपी प्लेलिस्ट का रिवीजन का क्वेश्चन है हमारा स्टॉक्स 4। अब ये हमारी स्टॉक सीरीज़ का कंटिन्यूएशन है, तो रेकमेंडेड है कि हमारा स्टॉक्स 1 2 3 आप देख कर आए होंगे। तो इसका लीड कोड का डिस्क्रिप्शन है, क्विकली देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। बोला हुआ है वही चीज़ के प्राइसेस सारे दिया हुआ है, जहाँ हर दिन के प्राइसेस ये डिनोट करता है। और कंडीशन यहाँ है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें निकालना है। और इसमें लिखा है यू में कंप्लीट एटमोस्ट के ट्रांजेक्शन, मतलब ये ट्रांजेक्शन को वही जैसे स्टॉक वेरिएंट 3 में इन्होंने कहा था कि अगर बाय हम करते हैं एटमोस्ट के टाइम्स एंड सेल करते हैं एटमोस्ट के टाइम्स, ओके। तो जो बाय और सेल इन दोनों की एक सीक्वेंस बन रही है, उनको ये लोग एक ट्रांजेक्शन बोल रहे हैं। सिमिलरली दूसरी बनेगी, उसको दूसरा बोल रहे हैं। और यू मे नॉट एंगेज इन मल्टीपल ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली, मतलब ये कह रहे हैं कि बिफोर बाय यू मस्ट सेल ऑल द स्टॉक्स, मतलब स्टॉक्स की पाइलिंग नहीं करनी। अगर एक स्टॉक खरीदा तो फिर उसके साथ मुझे नेक्स्ट टाइम अगर खरीदना हो तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इसके ऊपर साथ ही खरीद लूँ तो दो स्टॉक हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना। इसको पहले सेल करना है और फिर दूसरा खरीदना है। तो इसमें देखो, अब कंटिन्यूएशन सीरीज़ में देखो, स्टॉक्स 3 हमने सॉल्व किया था उसमें, और इसमें अब क्या फ़र्क है। स्टॉक्स 3 का डिस्क्रिप्शन ये था, उसमें इन्होंने हार्ड कोडेड दिया था इस तरह कि एटमोस्ट 2 ट्रांजेक्शन, या इन्होंने इस चीज़ को वेरिएबल में कर दिया है कि 2 की जगह के कर दिया है, ठीक है। वो इनपुट में दिया होगा। तो अब जैसे कि हमने जब कोड करते टाइम सॉल्यूशन में लिखा था, हमने भी एक वेरिएबल में ही लेके 2 करके सॉल्व करवाया था। तो बेसिकली वही कोड इसमें चलेगा। तो मैं क्विकली जो कोड सबमिट किया था वो कॉपी करके इसमें पेस्ट। तो ये रहा हमारा स्टॉक्स 3 वाला सॉल्यूशन, इसको मैं कॉपी करके हमारा यहाँ डाल देता हूँ। और इसकी बॉयलर प्लेट में इंटीजर के दिया हुआ है, तो यहाँ हम इसको ले लेते हैं यहाँ पर इंटीजर के, ठीक है। और जो हमारा टोटल यहाँ वेरिएबल था जो हमने हार्ड कोडेड टू लिया था, उसकी जगह यहाँ के डाल देंगे। और बस, बाकी तो और कोई फ़र्क नहीं है। इसको क्विकली चला के देख लेते हैं। देखो, ये एक्सेप्ट बेस केसेस पे चल गया है। अब नॉर्मल एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, चल गया। तो इसका 3 और 4 का वेरिएशन आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर वेरिएबल जो दिया है, ट्रांजेक्शन कितने हो सकते हैं, वो हर टेस्ट केस में अलग होगा। जो 3 वाला वेरिएंट था ना, उसमें था हार्ड कोडेड 2 था, और 4 वाले में था कि वेरिएबल के होगा। तो अगेन ये वेरिएबल के पे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंडेंट नहीं है। एक बार क्विकली यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि ये मेमोइज्ड वाली देख लेते हैं। मेमोइज्ड वेरिएंट में हमारे जो डीपी स्टेट है उसको तो हमने कहीं चेंज किया ही नहीं है, ठीक है। जो मेमोइज्ड वेरिएंट में डीपी स्टेट, वो जो कंडीशन गई है वो तो सिर्फ यहाँ पर गई है ना, कि आपका जो ट्रांजेक्शन ये चेक हो रहा है ना, ठीक है। तो बस इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही है कि हमारा एक तो ये डीपी वेक्टर के जो स्टेट्स उतने कैलकुलेट होंगे मैक्सिमम यूनिकली, क्योंकि सेकेंड टाइम कैलकुलेट होने आएंगे तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो इसके स्टेट्स कितने हो सकते हैं हमारा, हमने डीपी ली थी एन क्रॉस 2 टाइम्स टोटल की, उसके साथ स्टैक स्पेस भी होगा। स्टैक स्पेस कितना कितना होगा, देखो हर बार इसमें जाएगा तो ट्रांजेक्शन नंबर या इवन होगा या ऑड होगा, तो या तो इसमें जाएगा या तो इसमें जाएगा। भले दोनों लग रहा है इफ, बट कोई भी जो रनिंग नंबर होगा या तो इवन होगा ऑड होगा, तो एक साथ दो फंक्शन कॉल में। तो इसका स्टैक स्पेस देख लेते हैं। तो स्टैक स्पेस हमने काफ़ी टाइम ये सीरीज़ में हमने चेक किया, अगर इंडेक्स +1 होता तो क्या होता, हर एक इंडेक्स कूद कूद के आगे जाता। तो सबसे ज़्यादा कितना जा सकता, ऑर्डर ऑफ एन। बट क्योंकि यह वो नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा जाएगा आगे। तो घुमा फिरा के हम बोल सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई एन क्रॉस 2 टाइम्स टोटल, और प्लस थोड़ा ऑर्डर ऑफ एन प्लस स्टैक स्पेस। बट क्योंकि इस डीपी का ये स्टेट वाला मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इसकी हो गई एन क्रॉस टोटल। और स्पेस में भी हम ये स्पेस ले रहे हैं डी पी आर ए की, जो एन क्रॉस टोटल की करीब करीब स्पेस है, प्लस टेक्स्ट स्पेस ऑर्डर ऑफ एन प्लस समथिंग है। बट क्योंकि उसका ग्रिड का जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही हो गई एन क्रॉस टारगेट की। तो सिमिलरली इसी तरह ये मेमोराइजेशन की हो गई। आप टेबुलेशन में भी सेम ही चीज़ जाना, खाली यहाँ से तो सिर्फ पैरामीटर चेंज हो रहा है ना, तो एक कोड चल जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे ही हम क्विकली एक बार ये भी देख लेते हैं यहाँ से स्टॉक वेरिएंट जो 5 वाला भी मैं ओपन करके क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो मैं अब यहीं से बता देता हूँ इसको, इसमें भी क्या चेंज है। तो मैं इसको यहीं से ही एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगर देखते हैं क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा चेंज दिया हो तो टैब में देखेंगे। ये क्या कह रहा है फिर से, यू आर गिवन ए प्राइजेस अरे, ठीक है। और वो हर एक दिन का स्टॉक होगा। अब फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव, यू मे कंप्लीट एज मेनी ट्रांजेक्शन एज पॉसिबल यू लाइक, ठीक है। विद द फॉलोइंग, बाय वन सेल वन शेयर ऑफ स्टॉक मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। आफ्टर यू सेल योर स्टॉक यू कैन नॉट बाय ऑन द नेक्स्ट डे, मतलब ये कह रहा है कूल डाउन चाहिए एक दिन का। और यू मे नॉट एंगेज इन मल्टीपल ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली, ओके। तो सबसे पहली कंडीशन तो यहाँ जो चेंज हमें लग रही है कि यहाँ एटमोस्ट जो,
तो यहाँ जो सबसे पहली कंडीशन मुझे यहाँ लग रही है चेंज, वो है कि एटमोस के ट्रांजेक्शन ऐसा वाला उन्होंने रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है। और साथ में ये वाली तो स्टैंडर्ड है जो सीरीज़ में इनको चलती आई कि हर एक एट अ कोई भी मोमेंट ऑफ टाइम आपके पास एक ही रिसीट होनी चाहिए, आप बाई के ऊपर बाई नहीं कर सकते, ठीक है। और और इन्होंने कहा है कि आप बाई सेल की मल्टीपल सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर। और अब इन्होंने एक नया पैरामीटर इंक्लूड किया है कि अगर हमने सेल कर दिया किसी दिन स्टॉक, तो अब आप को जितना कूल डाउन है ना उतना फॉलो करना पड़ेगा। मतलब यू कैन नॉट बाय स्टॉक ऑन द नेक्स्ट डे। इधर मान लेते हैं अगर कूल डाउन 1 डे का दिया है, तो ये क्या कह रहा है, अगर अगर मान लेते हमने ये डे 2 पे सेल किया होता, तो ये कह रहा है आप डे 3 पे आप बाय नहीं कर सकते क्योंकि कूल डाउन एक पीरियड का था। तो क्या है, डे 2 पे अगर आपने सेल किया तो आप कंसिडर ही कर सकते हो नेक्स्ट टाइम बाइंग का, इसके कूल डाउन के नेक्स्ट से। कूल डाउन था इसका एक दिन का, तो 2+1 जाएगा 3। अब आप 3 के नेक्स्ट से कंसिडर कर सकते हो, तो यहाँ से बाय कंसिडर करना है। तो देखो ये वाला जो वेरिएंट है हमारा स्टॉक 2 वाला है, तो मैं उसका जो कोड हमने सबमिट किया था वो देख लेता हूँ। तो ये रहा हमारा स्टॉक 2 वाला वेरिएंट, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसमें सिर्फ प्राइसेस दिया था और यहाँ पर दिया है इन्होंने, ये रहा हमारा कूल डाउन वाला, यहाँ पर भी प्राइसेस है, ठीक है। तो ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ फ़र्क क्या है, यहाँ इन्होंने बोला कूल डाउन, तो इसको मैं एक वेरिएबल में ले लूँगा, कूल करके उसको 1 दे दूँगा, ठीक है। और यहाँ से पहले मेमोराइजेशन से भेज के देखते हैं। यहाँ से पैरामीटर पास कर दूँगा कूल, ठीक है। मेमोराइजेशन वाला यहाँ पर उसे रिसीव करना पड़ेगा, ठीक है। इसको रिसीव किया। अब आगे देखते हैं क्या क्या फ़र्क आता है, और उसके बाद चेक करेंगे DPRA में कुछ चेंज करना है नहीं। फिर यहाँ पर भी कूल भेज दिया, ठीक है। अब इसका मेमोराइज वाला फंक्शन देखते हैं, यहाँ पर भी इसे प्राइसेस से पहले कैच कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कूल ले लिया, ठीक है। अब ये जैसे क्या कह रहा था, अब एक बार टैब में देख लेते हैं। अब हमारा जो स्टॉक्स पाई, ये क्या कह रहा था, पहला तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन अलाउड है, मतलब बाय सेल कर सकते हो, बाय सेल कर सकते हो, बाय सेल कर सकते हो। इसमें जो ट्रांजेक्शन की लिमिट नहीं है, जितना करना उतना कर सकते हो, ठीक है। सेकंड ये कह रहा है कि जब भी आपने सेल किया उसके बाद आपको कुछ पीरियड कूल डाउन का करना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं, अगर इंडेक्स लेते हैं हम, ये टेम्पररी ले लिया, मान लेते हैं इस इंडेक्स पर हमने सेल किया होगा, ठीक है, यहाँ सेल हुआ था। तो अब इन्होंने कूल डाउन 1 बोला है, तो मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया सिल कूल डाउन 1 का मतलब क्या, सेल होने के बाद। सेल होने के बाद मतलब इसके बाद यहाँ से इतना पीरियड, मतलब यहाँ से चालू हुआ वैसे काउंट करो। मान ले ये 1 है, तो ये तो 1 मतलब ये एक दिन हुआ। तो इसके बाद से अब आपको नेक्स्ट बाय कर सकते हो, तो इसकी भी बात से मतलब इसका भी नेक्स्ट दिन। तो मतलब अब यहाँ से कंसिडर कर सकते हो आपको बाय करना है नहीं। तो सेम चीज़ जैसे हम लॉजिक में उसमें देखते थे बाय सेल वाले में, तो यही चीज़ हम जब सेल कर रहे हैं ना एक्चुअली, तो उसमें कंसिडर करवा देंगे। तो अब बाय में तो फ़र्क आने नहीं वाला, बाय या बाय लेटर। सेल में भी का फ़र्क आएगा, सेल लेटर में तो आएगा नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा एग्जैक्टली जब सेल किया तब। तो जब सेल किया तब आपको क्या करना है, इन्होंने कहा कि पहले हम इंडेक्स +1 पे जाते थे नेक्स्ट डे पर, तो अभी कहा क्या कि आपको कूल डाउन जितना तो वेट करना है, ठीक है। तो हमने देखा था वो कि कूल डाउन जितना तो वेट किया और उसके भी एक दिन बाद से कंसिडर करना है। ये क्या किया बेसिकली, यही मैंने किया है कि अगर ये जो बताया ना वही बता रहा हूँ, कि अगर इस दिन हमने सेल किया होता और कूल डाउन एक पीरियड का है, तो जो ये करंट इंडेक्स चल रहा है इसमें अगर मैं +1 करूँ तो मैं यहाँ आऊँगा। और ये तो कूल डाउन मुझे एंटर मतलब इसका रिस्ट्रिक्ट करना है ना, तो बाय क्या करूँगा इसके भी नेक्स्ट दिन से। तो ये क्या होगा, इंडेक्स प्लस कूल डाउन से मैं यहाँ आया और उसके भी नेक्स्ट दिन से कंसिडर करना है। तो ये अरे मैं बोलूँगा अब आप कंसिडर कर सकते हो सेल में। तो मैंने बेसिकली उसको वही कहा है। और यहाँ से जितने भी फंक्शन कॉल है उनमें प्राइजेस के पहले कूल डाउन करवा देते हैं, पास करवा देते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो ये एक छोटा चेंज यहाँ था। और प्राइसेस से पहले कूल डाउन जो हमने वेरिएबल ऊपर भेजा था वहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये हमने ये किया तो उससे क्या कुछ और ये लॉजिक के हिसाब से कहीं कोई स्टेट में फ़र्क पड़ा, DP के स्टेट में, वो तो वैसे ही काम कर रहे हैं ना। तो क्योंकि अब यहाँ लॉजिक में से यहाँ से कुछ मेन लॉजिक में हमने अपडेट किया, तो यहाँ कुछ स्टेट्स में फ़र्क नहीं पड़ा। ये सिर्फ क्या है, इंडेक्स जंपिंग हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये कोड लिखना था। तो अब ये हो रहा है, जिसका मतलब हमारा ओरिजिनल DP हमें छेड़ना नहीं पड़ेगा। तो अब ठीक है, अब इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। ये ओके, रन टाइम एरर आ रहा है, ओके ठीक है। ये रन टाइम एरर क्यों आ रहा है, इसकी तरह ऑन द ग्लो आप डिबग करो तो ज़्यादा बेटर है। देखो ये से मुझे पता चल गया हमने करवाया क्या चेंज करवाया, हमने इंडेक्स शिफ्टिंग का चेंज कराया, यहाँ से वो जंप कर रहा है। तो देखो अब वो कहाँ आ रहा है वो, तो इसका पहले देखो रन टाइम एरर क्या आ रहा है, हमारा स्टैक हीप बफर ओवरफ्लो हुआ है। तो देखो ये कैसे होगा, अब जब हमने इतना सारे एक साथ जंप कराया तो पहले वाले सीक्वेंस में क्या हो रहा था, वो गारंटीड था एक एक जंप ले रहा है।
मतलब या तो नहीं ले रहा है या तो एक एक ले रहा है, तो ऐसे करते करते वो जो भी हमारा लॉजिकल बाउंड्री है वहाँ तक एग्जैक्ट पहुँचेगा एन तक, क्योंकि 0 से n-1 वर्किंग इंडेक्स है। बट मान लो कोई स्टेट ऐसा होता है यहाँ पर कि यहाँ आपने सेल किया, अब उसका कूल डाउन जा रहा है यहाँ पर और इंडेक्स +1 भी जा रहा है, कुछ ऐसा कि एन से भी बाहर जा रहा है, तो उस केस को हमको कैच कराना पड़ेगा। तो सिंपल वो केस भी क्या हुआ है, तो बाउंड्री से उस साइड ही ना, तो या सिंपली इक्वल टू एन की जगह अब हम देखेंगे या तो इक्वल टू एन या तो एन से भी उस साइड चले जाए, तो भी आप बाउंड्री से उस साइड आ गए हो, तो अब आपको वहाँ ना सेल कर सकते हो ना वो आप खरीद सकते हो, 0 मिलेगा। तो ये रहा, देखो इसका टेस्ट केसेस पर चल गया, आप सारे केसेस पर देखते हैं। ठीक है, ये भी एक्सेप्ट हो चुका। तो इसी तरह ये जो चेंज किया है छोटा सा यहाँ पर, सिर्फ इंडेक्स जंपिंग का किया है, जैसे मेमोइज्ड बारे में किया है वैसे ही आप इसमें टेब्यूलेशन में भी कर सकते हो, सिमिलरली स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है, तो इतना कोई ड्रास्टिक फ़र्क नहीं है यहाँ पर, और क्योंकि सिर्फ पैरामीटर्स ही चेंज हुए हैं और ये सिर्फ स्टॉक वाला जो आगे वाली सीरीज़ का वेरिएंट है, तो उसमें जावा वाला कोड समझा है, उसमें भी आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ जो हमने जो शिफ्टिंग करी है आगे वो करना है। तो ये रहा हमारा स्टॉक, ये था हमारा आई थिंक कौन सा था, ये 5 था। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या है, क्योंकि यहाँ देखो मेमोइस्ट फंक्शन में यहाँ है डीपी स्टेट है, हमने काफ़ी टाइम आगे भी देखा हुआ है कि डीपी स्टेट कितनी बार कैलकुलेट होती है, जितने उसके यूनिक स्टेट होते हैं, क्योंकि सेकंड टाइम जाएगा तो यहाँ से कैप्चर हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो इसके स्टेट कितने हो सकते हैं, देखो इंडेक्स कहाँ तक चल रही थी, एन की थी और बाकी दो क्रॉस टू के थे, तो एन क्रॉस टू की ये हो गई डीपी स्टेट प्लस फंक्शन की स्टैक स्पेस। अब क्योंकि ये देखो मेमोइज्ड वेरिएंट है तो इसमें स्टैक स्पेस हाँ, तो इसकी स्टैक स्पेस अगर मान लेते हैं कि इसमें आने के बाद अगर इंडेक्स की जगह सारे में यूनिफॉर्म इंडेक्स +1 होती तो हर एक इंडेक्स कूद के आगे जाता। जब हर एक इंडेक्स कूद के आगे जा रहा है तो ऑर्डर ऑफ एन तक जा सकता है हर एक के सारे एलिमेंट्स, बट क्योंकि नहीं है ऐसा, यूनिफॉर्म नहीं है कि ये कभी इंडेक्स है, कभी इंडेक्स +1 जा रहा है या कभी इंडेक्स बहुत बड़ा शिफ्ट ले रहा है, तो हम घुमा फिरा के कह सकते हैं ये एन प्लस समथिंग हो सकता है। ठीक है, तो बट क्योंकि ये जो डी पी एरे का मैग्नीट्यूड उससे बड़ा है तो स्टैक स्पेस हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया हमारा n×2×2, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हमें यहाँ दिख रहा है एक डीपी अरे की n×2×2 है, प्लस फंक्शन ऑफ ये इसका स्टैक स्पेस है, स्टैक स्पेस हमने देखा ऑर्डर ऑफ एन समथिंग है, तो वो घुमा फिरा के ऑर्डर ऑफ एन हो गया। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ऑर्डर ऑफ एन हो गई, तो आई थिंक ये समझ आया होगा। अब जो इसका नेक्स्ट वेरिएंट है ना वो देख लेते हैं हम एक बार। कंटिन्यूशन वेरिएंट वाला ये है जो स्टॉक्स का 6 वाला वर्जन है, उसमें यही चीज़ बोला हुआ है कि यू आर गिवन एन अरे प्राइसेस, जहाँ ठीक है प्राइसेस डिनोट कर रहा है, और उसके साथ इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया फी का। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव, यू में कंप्लीट एज मेनी ट्रांजेक्शन एज यू लाइक बट यू डोंट पे द ट्रांजेक्शन फीस। ठीक है, तो अब ये यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ ट्रांजेक्शन की लिमिट हटा दी इन्होंने, कोई एटमोस्ट के ट्रांजेक्शन ऐसा कुछ नहीं है, बाय सेल कितना भी कर सकते हो। और ये तो इनकी जेनरिक कंडीशन हर एक सी ये जो अभी तक देखे उसमें चल रही है कि बाय के साथ बाय नहीं कर सकते। ठीक है, आपको सेल करना पड़ेगा फिर ही करोगे। और ट्रांजेक्शन फीस ओनली चार्ज फॉर वन स्टॉक परचेज एंड सेल, मतलब हर एक आपने बाय किया सेल किया तो ट्रांजेक्शन फ़ी अब ये दोनों में से किसी में भी दे सकते हो। देखो स्टॉक 6 क्या कह रहा है, ये रहा हमारा स्टॉक्स 6, ये कह रहा है सबसे पहले बाय सेल वाली सीरीज़ चालू, आपकी ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई आपको लिमिट नहीं है, बट ये कह रहा है आपकी जो फ़ी अप्लाई होगी वो क्या होगी, बाय और सेल के ब्लॉक पे होगी। तो बट हमारे लिए तो बाय और सेल का ब्लॉक एक नहीं है ना, हमारे लिए तो अलग अलग स्टेट होती है ना, जिसकी या तो बी हो सकता है या एस हो सकता है, तो इसका किसी भी एक में दे दो आप, या तो बाय करते टाइम फ़ी भर दो या तो सेल करते टाइम। मोर लॉजिकल वे है कि सेल करते टाइम भरेंगे, तो जब भी हम सेल करेंगे तब एक फ़ी डिडक्ट कर लेंगे उसमें। तो ये भी हमारा आई थिंक स्टॉक 3 वाला जो वेरिएंट है ना उसका ही कंटिन्यूएशन है, क्योंकि उसमें नहीं, स्टॉक 2 वाले में कोई भी वैसा नहीं था अपने ट्रांजेक्शन और वो सब, तो ट्रांजेक्शन की लिमिट नहीं थी उसमें, ये सिंपल था, तो इसी का ये कंटिन्यूएशन है वहाँ पर ये। तो ये मैंने इसका कोड ले लिया, वर्किंग कोड, और यहाँ पर जैसे इन्होंने फ़ी पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया है तो इसको हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ फ़ी ले लेते हैं और सिंपली एक मेमोइज्ड वाला वेरिएंट सॉल्व करके देख लेते हैं, यहाँ पर फ़ी भेज देंगे वहाँ पर। तो अब यहाँ से मैं पैरामीटर फ़ी पास कर दे रहा हूँ। ठीक है, मेमोइज्ड वाले वेरिएंट में यहाँ आ गए, यहाँ उसको कैच भी करना पड़ेगा। ठीक है, कर दी। अब यहाँ से इस लॉजिक में भेजेंगे आगे और चेक करेंगे वहाँ मेन लॉजिक में अगर कुछ फ़र्क पड़ रहा है तो डीपी के स्टेट में पड़ रहा है, उसके बेस पे फिर फाइनलाइज होगा कि ये यही रहेगा अलग होगा। तो यहाँ से फ़ी देख लेंगे हम, तो यहाँ पर कैच भी करवा देंगे प्राइसेस के आगे। ठीक है, ये करवा ली।
अब देखो वो हमने जैसे डिसाइड किया था बाय और सेल के सीक्वेंस में हम कहीं भी कर सकते हैं, बट हम सेल वाली में करेंगे तो बाय में तो फ़र्क पड़ने नहीं वाला, फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें तो वो पैरामीटर एज इट इज़ पास हो गए फंक्शन कॉल में। तो मैं वही कर रहा हूँ, प्राइसेस से आगे फी पास करवा दिया। और अब सेल करते टाइम जो प्राइसेस मार्केट ने आपको दिए प्लस मार्केट को आपको फ़ी भी देनी पड़ेगी, तो वो माइनस हो जाएगा। ये बेसिकली क्या हो रहा है, आपने सेल किया, आपके वॉलेट के रेफरेंस से देखो, वॉलेट के रेफरेंस से आपको मार्केट ने पैसा दिया, पैसा अंदर आया तो आपको प्राइसेस मिली, बट आपने मार्केट को एक रिटर्न में एक फ़ी भी दी, तो वो आपके वॉलेट से बाहर गया तो आपने फ़ी माइनस कर दी, ठीक है। ये यहाँ फ़र्क हुआ। उसके बाद तो यहाँ फंक्शन कॉल में पुल की जगह वो फ़ी डाल देते हैं, ठीक है। सेम अगर सेल नहीं कर रहे तो आप वो फ़ी कहाँ से दोगे, सेल ही नहीं कर रहे हो तो सिमिलरली यहाँ भी फ़ी डाल दी, ठीक है। तो आई थिंक अगर यहाँ से ये इतना लॉजिक ख़त्म हुआ तो डीपी स्टेट में तो हमने कहीं कुछ चेंज ही नहीं किया है, ठीक है। सिर्फ ये तो हमारा जो ये कैलकुलेशन में मैक्स में कैलकुलेशन में एक फ़ी ऐड हुई है, और बाकी तो पैरामीटर्स में यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ था। आई थिंक गुड टू को एक बार चेक कर लेते हैं, इसलिए वहाँ से हमें पता चला कि डीपी को चेंज नहीं करना है, तो हमने वही रखी जो मेमोराइजेशन बॉयलर प्लेट है ना उसमें। तो देखते हैं क्या है अब। ये चल रहा है तब तक इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। जो मेमोराइज वाला वेरिएंट था ना, देखो ये बेस केस पर चल चुका है, इसे सबमिट कर दिया। अब देखो मेमोराइज वाले वेरिएंट ये सबमिट भी हो चुका, तो इसमें हमने डीपी ली थी उसको ही पास करवा रहे। तो डीपी के जितने भी पैरामीटर्स होंगे मैक्सिमम वो एक स्टेट एक ही बार कैलकुलेट होगी, क्योंकि दूसरी बार आएगी तो इफ स्टेटमेंट से रिटर्न हो जाएगी। तो इसकी स्टेट कितनी हो सकती है, जितनी हमने डीपी ली है, डीपी ली n×2×2 की, तो ये उसकी स्टेट हो गई। प्लस अब इस टेक्स्ट स्पेस देखते हैं, तो इसी सीरीज़ में हमने काफ़ी बार देखा है, क्योंकि मान लेते हैं अगर यूनिफॉर्म होता इंडेक्स+1 का शिफ्ट होता सब में, तो क्या होता, वो हर एक एलिमेंट ऑर्डर और अरे एलिमेंट पे इटरेट होके जाता आगे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके, तो ऑर्डर ऑफ n हुआ। बट क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है तो एक जगह इंडेक्स भी है, तो हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ n प्लस समथिंग। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, डीपी के स्टेट पहले देखे थे n×2×2 प्लस एक स्टैक स्पेस ऑर्डर ऑफ n प्लस समथिंग, तो घुमा पूरा बिगो नोटेशन में ऑर्डर ऑफ n हुआ। सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस में हमने इसी को ही लिया एक्सटर्नल ग्रेड, क्योंकि ऊपर तो यहाँ तो सिर्फ वेरिएबल से ही काम चला रहे हैं। तो ये जो एक्सटर्नल स्पेस लिया ऑर्डर ऑफ n×2×2 प्लस टेक्स्ट स्पेस जाएगी फंक्शन कॉल की, वो हमने देखा ऑर्डर ऑफ n प्लस समथिंग है, तो घुमा फिरा के वो भी ऑर्डर ऑफ n हुआ। तो ये रहा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये वीडियो अगर एक ही वीडियो में जो हमने 3 सॉल्यूशन करे, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो बहुत फास्ट किए, तो फिर मुझे मेरा रिकमेंडेशन ऐसा होगा कि आप वो स्टॉक्स 1, 2, 3 आगे के जितने भी प्लेलिस्ट के देख के आओ, क्योंकि उससे पता चलेगा आपको कि इसमें हमने सिर्फ जो क्वेश्चन में बोला उसी के हिसाब से जो आगे सॉल्व किया था, और फिर लॉजिक में क्या थोड़ा चेंज है वो कहाँ करना है देख लिया। जो पैरामीटर्स चेंज करे वैसे ही आप टैबुलेशन में भी करा सकते हो, कुछ खास नहीं है उसमें, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हो। और क्योंकि यहाँ सिर्फ पैरामीटर्स चेंज है, तो जावा वाला कोड और जो हमने उस वेरिएंट में देखा था वो ऑलरेडी वहाँ कोड था, तो वहाँ से आप इसमें पोर्ट करवा लेना, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कुछ सजेशन हो तो लिखना। थैंक यू, बाय।